या तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक रिप्रेजेंटेशंस एटॉमिक मॉडल के पढ़ने के बारे में आइसोटोप आइसोबार के बाद हमारा एक नया मॉडल आता है जो बोहर ने दिया था, बोहर मॉडल। इनका पूरा नाम है नील बोहर। तो इन्होंने 1913 में एक मॉडल दिया और उस मॉडल को नाम दे दिया एटॉमिक बोहर मॉडल। अब देखो बोहर ने क्या बताया एटम के बारे में। सबसे पहले तो जो रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड बोले कि सेंटर में, एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, हैवी मास न्यूक्लियस होता है और जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, ठीक है। और वो अपनी एनर्जी कभी ना कभी लूज करके क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे तो वहां पे तो एटम खत्म ही हो जाएगा। सो रदरफोर्ड का यही एक ड्रॉबैक बन गया था। रदरफोर्ड की क्या बन गई, यही एक कमी बन गई थी कि वो इलेक्ट्रॉन के तो एनर्जी के बारे में नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने ये बात सही बोली कि एटम के अंदर मिड में एक न्यूक्लियस होता है, बट वो अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे। एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस में इसकी स्टेबिलिटी भी कहाँ समझा पाए। स्टेबिलिटी क्यों नहीं समझा पाए, वही बात है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली किसी भी पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कभी ना कभी अपनी एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस में आएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा एटम। तो इस हिसाब से तो एटम होना ही नहीं चाहिए, एटम का तो कोई वजूद ही नहीं है। सो ये हमारी रदरफोर्ड की कमी बन गई थी। अब हम बात करें कि बोहर ने क्या कहा। थ्योरी पढ़ने से पहले मैं बोहर ने जो बात बोली वो बता देती हूँ। देखो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि हाँ, मिड में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ, हाँ जी ठीक आ गई। और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये बात भी बोहर ने बोली। बट बोहर ने एक चेंज करके बोला, क्या चेंज करके बोला, बोहर ने कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं बट वो अपना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में करते हैं। अभी ऑर्बिट क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। और रदरफोर्ड ने कहा कि कंटिन्यूअसली एक पाथ में रिवॉल्व कर, और इन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, सबसे नजदीक है, उस शेल को हमने नाम दे दिया के, आगे एल एम एन। तो नंबर ऑफ शेल्स, अब इनको हमने क्या बोला, ये इनको आप इनको समझ सकते हो कि ये ना जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इनके अलग अलग कमरे हैं, ठीक है। उस कमरे को क्या नाम दिया, उस कमरे को नाम दिया शेल। अब ये जो शेल है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इज इक्वल के एल एम एन, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑफ शेल्स है। जहाँ पे 1 नंबर पे के, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन चलता रहता है। आई बात समझ यहाँ तक, हाँ जी ठीक आगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि एटम कंसिस्ट से स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। क्या बात बोलिए फिर से, देखो कि एक छोटा सा हैवी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में, जिसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ। अब जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ में, इसको ना, ये सर्कुलर पाथ होता है हमारा ऑर्बिट। और डिफरेंट डिफरेंट ऑफ शेल्स में कर रहा है, उनको क्या नाम दिया, के एल एम एन। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। जैसे हमारे घर में नहीं होता कि ये गेस्ट रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये कोई मान लो पूजा रूम है, ये वो रूम है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपन नाम दे देते हैं ना। वैसे ही बोहर ने इलेक्ट्रॉन के कक्ष का अलग अलग नाम दे दिया, इसको हिंदी में कक्षक बोलते हैं मे बी। सो ये शेल्स हो गए। और ऑर्बिट किसको बोल दिया, इन सर्कुलर पाथ कोल्ड ऑर्बिट, जो सर्कुलर पाथ है उसको हमने बोल दिया ऑर्बिट। आगे ये ऑर्बिटल भी आ जाएगा इसका नाम। यहां तक आई बात समझ, हमारा पहला पॉइंट क्लियर। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अब ये पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज करता है कैसे। देखो रदरफोर्ड ने ये बात बोली, रदरफोर्ड ने ये बात बोली कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई ये कभी ना कभी तो अपनी एनर्जी लूज करेगा ना। एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था कि हम स्कूल के लिए सुबह निकल रहे हैं और स्कूल 6 घंटे की स्कूल, 2 घंटे की ट्यूशन, फिर दूसरी ट्यूशन, ऐसे करके हम पूरा दिन लगे ही हैं, तो हमारी एनर्जी तो खत्म हो जाएगी ना। एट द लास्ट 6-7 बजे अपन घर जाएंगे, घुसेंगे घर में, तुम्हारी एनर्जी एक तरीके से खत्म हो जाएगी कि बहुत टायर्ड हो गया, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वैसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। तो बोहर ने ये बात बोली कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तो ये था, बट मेरे अकॉर्डिंग, यानी ये जो इनका मॉडल, इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अब इन शेल में, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी।
कि 1 घंटे बाद तो एनर्जी ना फुल हो जाएगी, चलो फुल नहीं, वो घूम रहा है तो 1 घंटे बाद एनर्जी कम हो जाएगी, अगले 2 घंटे बाद और कम हो जाएगी, अगले 3 घंटे बाद तो वो न्यूक्लियस में आ जाएगा। नको, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है द एनर्जी इज लूज और गेन ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट को आप इन दो के थ्रू समझो। क्या होगा, देखो हमारा एटम है, ठीक है। अब एटम एनर्जी चेंज नहीं करेगा, लेकिन क्या कर सकता है कि एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है के शेल में है, इतना मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन के शेल में, अब मैंने मान लो उसको एनर्जी दे दी। अब यहाँ पे है ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, रट लेते हैं इस चीज को कि हाँ इसको एनर्जी दे दी, बट कभी सोचते नहीं है दिमाग से कि एनर्जी कैसे दे दी। देखो हम एनर्जी है ना काफी तरीके से दे सकते हैं। हम एटम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने से एटम के अंदर एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी तो किसका हेर फेर होगा, कौन रिवॉल्व कर रहा है, करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन वगैरह आप आगे वाले टॉपिक में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, धीरे धीरे समझ में आएंगे टॉपिक, धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम एनर्जी देके एक शेल से दूसरे शेल में भेज सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। तो एनर्जी किस किस टाइप की होती है, एक तो हम रेडिएशन का यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन यहाँ पे इजेक्ट करवा सकते हैं। अभी रेडिएशन क्या होती है वो भी मैं बताऊंगी। आपने डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन सुने होंगे, जैसे गामा रेडिएशन, वॉलेट रेडिएशन, ये वो रेडियो वगैरह, ठीक है, आई बात समझ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके भी एटम को हम उत्तेजित कर सकते हैं, एक्साइटेड कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई बात। सो यहाँ तक बात क्लियर। अब इन्होंने बोला कि एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में भेज सकते हैं। अब ये मान लो इलेक्ट्रॉन के से एल शेल में चला गया, आप यहाँ पे देख सकते हो के से एल शेल में चला गया, गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई, हमने कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी जिससे एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अब क्या होगा, क्या ये हमेशा के लिए एल में रह जाएगा, यानी के में तो कोई शेल ही नहीं बचा, शेल नॉट इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, थोड़ी देर तो इस शेल में घूमेगा, थोड़ी देर इस शेल में घूमेगा, फिर अपनी जो बची हुई एनर्जी वो लूज कर देगा, बची हुई एनर्जी लूज कर दी, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया, वापस अपने के शेल में आ गया। आप ऐसे समझो कि हम मान लो कहीं घूमने के लिए बाहर गए हैं, हम पहले हमारे घर में थे, हमारा मान लो के शेल हमारा घर है और एल कहीं बाहर की कोई जगह है, तो पहले हम के में थे, फिर हमारे फ्रेंड ने क्या किया, हमें बोला, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, अब ये एग्जांपल समझो कि हम पढ़ रहे हैं और हमारा फ्रेंड है कि चल ना बाहर चलते हैं, चल चल कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ते रहेंगे ना, रात को पढ़ लेना, सुबह पढ़ लेना, कल टेस्ट नहीं है, परसों पढ़ लेना, ये वो। ऐसे कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो ऐसा मतलब इतना मोटिवेट नहीं करता, बोलता है ठीक है ना कल पढ़ लेंगे, क्या है तेरे को, क्या है इतना पढ़ने का, होता है ना एक ऐसा दोस्त। तो मान लो कि ऐसा कोई एक बच्चा है जो बोल रहे हैं कि चल ना कर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उस बच्चे को जो पढ़ रहा था, जो के शेल में था, जो अपने घर में था, उसको क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। अब एक्साइटेड सी इसको एल शेल में यानी बाहर ले गया, बोला चल ना घूम के आते, एक राउंड लगा के आते बाहर का, एल शेल में गया। अब एल शेल में वो कितनी देर घूमेगा, क्या वो बच्चा हमेशा बाहर ही रहेगा, जिंदगी भर बाहर रहेगा? नहीं, जिंदगी भर बाहर नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, थोड़ी देर घूम फिर के वापस वो अपने के शेल में आ जाएगा, यानी घूम फिर के अपनी एनर्जी लूज करके वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा। मेरी बात आई समझ? देखो मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया जैसे थोड़ा रिलेट कर सके जनरल लाइफ से, ठीक है। तो हो गई बात, थर्ड पॉइंट समझ आ गया। फोर्थ क्या कहता है, ओनली इलेक्ट्रॉन के मूव ओनली इन ऑर्बिट्स where angular momentum whose multiple of h upon 2 pi, it means angular momentum it's quantized, mvr is equal nh upon में 2 pi, जहां पे n हमारा नंबर ऑफ शेल्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 के 11, h है हमारा प्लांक कांस्टेंट 6.63 into 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड, ऐसा यूनिट है इसकी, जूल इंटू सेकंड। इस एच के बारे में अपन आगे और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने बस लिखा है इतना, एच के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आगे इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट है ना, ये क्या बोल दिया, ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में रिवॉल्व करता है ना तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है भाई रदरफोर्ड साहब तो नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, बट बोहर तो बता दो। तो बोहर ने बताई भी, क्या बताई बोहर ने, कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी होती है, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। देखो मोमेंटम कब होता है कि जब कोई सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मोमेंटम कितना बताया, एंगुलर मोमेंटम बताया एनएच अपॉन में 2 पाई। अब ये n क्या है, n इसीलिए लिए n इज द मल्टीपल इंटीग्रल, n इज द मल्टीपल इंटीग्रल हुज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स। n है, जैसे मान लो कि वो k शेल में है तो यानी 1, तो 1, अगर मान लो दूसरे शेल में l में तो 2, m में है तो 3, n में है तो 4, इसीलिए n की वैल्यू यूज की गई है।
मल्टीपल इंटीग्रल शेल में अपन यूज करते हैं ना, आई स्टॉप एन की वैल्यू समझ आई होगी। और एच अपॉन टू पाई क्या बोला है, एच अपॉन टू पाई इसका एंगुलर मोमेंटम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में रिवॉल्व करता है ना तो उसकी इतनी एनर्जी होती है एच अपॉन टू पाई। आगे एन क्यों लगा दिया, एन उसका नंबर ऑफ शेल है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो एच अपॉन टू पाई, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो टू एच अपॉन टू पाई, जहां से टू कैंसिल हो जाएगा। एन थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो एच अपॉन थ्री पाई, थ्री एच अपॉन में टू पाई। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो टू पाई, देखो टू तो कांस्टेंट है, मैं पाई की वैल्यू आपको पता ही है। और ये एमवीआर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा ही होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का यानी सेंटर पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। और एन नंबर ऑफ शेल्स मैंने बता दिया, एच है हमारा प्लांक कांस्टेंट, एच ये हमारी प्लांक कांस्टेंट की एक वैल्यू है। प्लांक कांस्टेंट में यहाँ पे बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है ना, इसका पूरा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल एच न्यू। अब आप फिलहाल ना तो न्यू के बारे में अच्छे से जानते हैं ना ई के बारे में, तो एच आप एक बार ऐसा समझ सकते हो कि प्लांक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू है ये कांस्टेंट है। मैं आने वाले वीडियोस में, इससे नेक्स्ट वीडियोस में मैं एच के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ, द हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी है उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इन दिस इलेक्ट्रॉन गेन और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है और हायर स्टेट में चला गया, वापस एनर्जी लूज की है, एनर्जी रिलीज की है, इनिशियल स्टेट में आ गया। E2 क्या है, E2 इसका एक्साइटेड स्टेट है, माइनस E1 इसका जो पहले वाला स्टेट था वो है, और ये हमारा एच न्यू के इक्वल आ गया। अभी एच न्यू क्या है, एच न्यू क्या है, एच न्यू एक एनर्जी है। देखो ई क्या है, ई एक एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे ई क्यों लिखा है, अब आप सोचोगे ई क्यों लिखा है, ई क्यों लिखा है, देखो मैंने ई इसीलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कभी लूज कर रहा है कभी गेन कर रहा है, कभी लूज कर रहा है कभी गेन कर रहा है, तो कर क्या रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। अब वो एनर्जी कौन सी है, एनर्जी कौन सी जो हम दे रहे हैं, हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होगी, हो सकता है वो रेडिएशन के रूप की एनर्जी होगी, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा, हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। वो कुछ बच्चों के दिमाग में आई नो ये क्वेश्चंस है कि इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो आप आगे टॉपिक समझते जाओ, सब समझ आएगा। बस ये एक चैप्टर मतलब बहुत सॉलिड चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना आप समझो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कभी लूज कर रहा है कभी गेन कर रहा है, ये एक एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल एच न्यू, जहां पे एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू होता है हमारे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने बोल दिया, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। सो ये था हमारा कंप्लीट बोहर मॉडल 1913 में दिया था इन्होंने, ठीक है जी। डायग्राम समझ लिए, ये फॉर्मूला समझ लिए, बस न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं समझ आई, फ्रीक्वेंसी भी समझ आ रहेगी। अब इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ रेडिएशंस और कुछ एनर्जी के बारे में। सो तब तक थैंक यू सो मच।